हेलो गाइज, दिस इज दिलीप और आप हैं अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइज, करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2021 का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको एक भी वीडियोज़ मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम तीसरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, जिसके ऑलरेडी कई पार्ट आ चुके हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि जैसे 2021 में 4 महीने कंप्लीट हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मई का महीना इस समय चल रहा है। तो गाइज, इन 4 महीनों के जो कंप्लीट हो चुके हैं 2021 के, इनके इंडेक्स और इनकी रैंकिंग मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, और जो आते जा रहे हैं उनको कंप्लीट करता जा रहा हूँ। और सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन आएंगे वो जुलाई 2020 से लेकर अब तक के, जब तक का आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम आप दे रहे हों, कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर या किसी भी इंजीनियरिंग लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, या किसी भी स्टेट के सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हों, सभी में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी भी आयोग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, सर करंट अफेयर्स के जो मैगज़ीन होते हैं उनको पढ़ने में बहुत बोरिंग हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बनाना स्टार्ट किया था, जिससे आप लोग को एक हेल्प मिल सके कि कैसे क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आपको पता चल सके। और करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हैं करंट अफेयर्स की, तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे और आप हर एक टॉपिक ईजिली कवर कर ले जाएंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, जो पहला क्वेश्चन है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 से रिलेटेड है कि ब्लूमबर्ग ने अभी हाल ही में अरबपतियों की एक सूची जारी की थी 2021 की, जिसमें मुकेश अंबानी, जो कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के, वो खिसक कर किस पायदान पर आ चुके हैं, मतलब किस रैंक पर आ चुके हैं। ऑप्शन है ए 8th, ऑप्शन है बी 10th, ऑप्शन है सी 12th, ऑप्शन है डी 14th। तो गाइज, इसका सही आंसर है 12th, सी। सी आंसर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021, ये जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उस एजेंसी का नाम है ब्लूमबर्ग न्यूज, जो कि मार्च 2012 से ये रिपोर्ट पब्लिश करती आ रही है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है माइकल ब्लूमबर्ग। ये क्या करती है एजेंसी, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनकी एक रैंकिंग पब्लिश करती है, और ये एजेंसी इसमें न्यूयॉर्क में है। ठीक है गाइज। और भारत के जो रिचेस्ट पर्सन हैं मुकेश अंबानी, वो 12th पोजीशन पे हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेजॉन के फाउंडर और सीईओज हैं। आप जेफ बेजोस को इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएफएसआई फर्म ने भारत में टॉप 100 बैंकों की एक सूची जारी की। उसमें टॉप पोजीशन पे कौन सी बैंक है। ऑप्शन है ए एसबीआई, ऑप्शन है बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन है सी पीएनबी, ऑप्शन है डी एचडीएफसी। तो गाइज, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है डी एचडीएफसी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बीएफएसआई का मतलब है बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। इसमें भारत में, चूँकि इस समय हाल ही में पैंडेमिक 2020 से ही चल रहा है, तो पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में बैंकिंग, फिनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस को बेहतर तरीके से ग्राहकों को सेवा देने वाली कौन सी बैंक सबसे उभर कर सामने आई। कौन सी ऐसी बैंक है जिसने बैंकिंग, फिनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस में सबसे बेहतर काम किया है। उस बैंक का नाम था फर्स्ट रैंक पे एचडीएफसी। ये एक स्टार्टअप है वीजी की, इसी ने ही ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। और इस स्टार्टअप जो वीजी की है, इसके जो फाउंडर हैं और सीईओज हैं, अंशुल सुशील नाम है, अंशुल सुशील। ये दो नाम लग रहा है लेकिन एक ही इंसान है ये, अंशुल सुशील। ठीक है गाइज। एचडीएफसी के बारे में जान लेते हैं। तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका जो टैगलाइन है, वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड, ये इसका टैगलाइन है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जनवरी 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसका नाम है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में जनवरी 2021 में पब्लिश हुआ, जिसमें ब्रेक आउट इकोनॉमीज में भारत को
कैसा रैंकिंग दिया गया, कौन सा रैंकिंग दिया गया। ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है गाइज? ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ का मतलब है कि वे कंट्री या मतलब वो जो बहुत तेज़ी से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत तेज़ी से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन है ए थर्ड, ऑप्शन है बी फोर्थ, ऑप्शन है सी फिफ्थ, ऑप्शन है डी सिक्स्थ। तो गाइज इसका जो सही आंसर है बी फोर्थ, यानी भारत ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ में चौथे पोजीशन पे रहा है। गाइज एक यूनिवर्सिटीज़ है टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज़ फ्लेचर स्कूल ने क्या किया है, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज़ फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड तैयार किया है और ये इसका तीसरा संस्करण है। इसमें क्या बताया गया है कि तेज़ी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान बताया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, पिक्चर में भी आप इसे देख सकते हैं। ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ का मतलब मैंने बता दिया कि मतलब वे कंट्री या वे देश जो बहुत तेज़ी से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं या डिजिटल कंट्री बन रहे हैं। भारत इसमें चौथे पोजीशन पे है और फर्स्ट रैंक पे चाइना है। चाइना एक ईस्ट एशिया कंट्री है, कैपिटल इसका बीजिंग है और करेंसी इसकी रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 यानी द्वितीय संस्करण जनवरी 2021 में लॉन्च किया है या रिलीज किया है, सॉरी। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 अभी हाल ही में जनवरी 2021 में रिलीज किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजर स्टेट कैटेगरी में, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आपको आंसर यहीं से मिलेगा। मेजर स्टेट कैटेगरी में स्टेट और यूनियन टेरेटरी में से किसको फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ है? ऑप्शन है ए कर्नाटका, ऑप्शन है बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। गाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा मेजर स्टेट कैटेगरी, मतलब यूनियन टेरेटरी इसमें नहीं आ रहा है, मतलब आप दिल्ली को हटा सकते हैं इसमें से, तो डी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा तीन ऑप्शन ए बी सी। गाइज मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन पे चलिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन की बात की जा रही है। इनोवेशन का मतलब ये है न्यू आइडियाज़ या नया मेथड जिससे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मतलब इंडियन इकोनॉमीज में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ नया आइडियाज़ लाना चाहते हो, तो उसके लिए है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0। गाइज ऐसा इनोवेशन वहीं पर होता है जहाँ पे कंट्रीज़ की लिटरेसी काफ़ी अच्छी खासी होती है। मतलब जैसे साउथ की कंट्रीज हम देख लें तो साउथ की ज़्यादातर स्टेट जो साउथ स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। साउथ स्टेट के बहुत सारे अगर हम देखें तो उसमें लगभग लिटरेसी रेट 90% प्लस है, 90 प्लस है। लिटरेसी रेट जो है 90 प्लस चल रहा है सभी में। तो ऐसे में साउथ के सिर्फ एक ही स्टेट सामने दिख रहा है, वो भी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है ए कर्नाटका। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हमने देखा मेजर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटका आता है। ठीक है, नीति आयोग इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट जितने हैं उनमें हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आता है। और यूनियन टेरेटरीज और स्टेट की जो सिटीज़ हैं उनमें सबसे फर्स्ट रैंक पे दिल्ली आता है। तो कैटेगरी आप याद रखेंगे किस कैटेगरी में कौन सी स्टेट या यूनियन टेरेटरी आती है। ठीक है गाइज, मैं अब आपको ये बता दूं कि ये नीति आयोग ने अकेले नहीं किया है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जारी किया था। ये बताता क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बताता क्या है? यह इंडेक्स अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा कमिटमेंट है कि इकोनॉमीज में चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे बेस्ड है। पहली बात तो ये ध्यान लें कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर ही बेस्ड है, मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, यानी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, जो कि पब्लिक के लिए एक पॉलिसीज़ बनाती है। जनता के लिए जो पॉलिसीज़ होती है वो जनता के लिए बनाती है, इसलिए इसे थिंक टैंक है, ये थिंक टैंक कहा जाता है। और ये 1 जनवरी 2015 को बनी थी
क्योंकि प्लानिंग कमीशन उसी समय हटी थी, तो ये आके नीति आयोग बनी थी, जो कि 1 जनवरी 2015 को बनी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं इस समय जो हैं वो राजीव कुमार हैं, जो कि पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। पीएम के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। वर्तमान में वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं राजीव कुमार, और जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, जारी किया गया है, मतलब पब्लिश किया गया है। इनमें से कौन सबसे रिचेस्ट पर्सन है? ऑप्शन है ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी बर्नाल्ड अर्नॉल्ट, ऑप्शन डी बिल गेट्स। गाइस जिसका जो सही आंसर है बी एलन मस्क। गाइस मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले हमने पहले क्वेश्चन में देखा था ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021, यहाँ पे है ह्यूरोन ग्लोबल रीच लिस्ट 2021। इस लिस्ट में जो ऑप्शन है ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी बर्नाल्ड अर्नॉल्ट, ऑप्शन डी बिल गेट्स, इसमें सही आंसर है बी एलन मस्क, जो कि टेस्ला के फाउंडर और सीईओज हैं। ठीक है गाइज, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है हुरून, और मुकेश अंबानी जो कि भारत के रिचेस्ट पर्सन है, ये 8th पोजीशन पे हैं, लेकिन एशिया के दूसरे नंबर पे हैं। ये एशिया में ये दूसरे नंबर पे हैं। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया के जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं वो मुकेश अंबानी हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं, और विश्व में 8वें नंबर पे हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी हैं, लेकिन हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 के अनुसार मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। पहले नंबर पे कौन है? आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, 7वें पोजीशन पे हैं जोंग सांसान। यही जैसे ये चाइना के रहने वाले, ये एशिया के पहले फर्स्ट रैंक पे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। पूरे विश्व में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन से हैं? फर्स्ट पोजीशन पे एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के सीईओ और फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जनवरी 2021 में कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया था। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है ए 84th, ऑप्शन है बी 85th, ऑप्शन है सी 86th, ऑप्शन है डी 87th। तो गाइज इसका सही आंसर है सी 86th। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गाइज कोरोना वायरस या कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 बात देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंडेक्स है क्या बताती है। ये इंडेक्स क्या कहती है कि जो पेंडेमिक का सिचुएशन आया था 2020 में, अभी 2021 में तो चल रहा है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है 2020 का पूरा कंक्लूजन है, पूरा एक रिपोर्ट है, 2020 को मेजर किया हुआ है कि पेंडेमिक जो सिचुएशन आया था उसमें कंट्री का रिस्पॉन्स कैसा रहा, हर एक कंट्री का रिस्पॉन्स कैसा रहा। उसमें टोटल 98 कंट्रीज़ को शामिल किया है। उस संस्था का नाम है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर है, वहीं पर लोवी इंस्टीट्यूट है, यही रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसने 98 कंट्रीज़ को लिया और उन्हीं से ही केवल कैलकुलेशन किया है, और उनसे पाया कि जो भारत की जो रैंकिंग है वो 86th है। यानी भारत को न तो अच्छा रैंकिंग कही जा सकती है ये, और न ही बुरी रैंकिंग कही जा सकती है। अच्छी रैंक इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इसकी रैंकिंग अमेरिका से अच्छी है, क्योंकि अमेरिका की जो रैंकिंग है वो 94th है 98 कंट्रीज में। मतलब इतने बड़े इकोनॉमीज वाला देश, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका 94th पोजीशन पे है। वहाँ की मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई थी, हमें सबको पता है, पूरे विश्व को पता है, ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि कोरोना के समय में अमेरिका की क्या हालत हो गई थी 2020 में। अब वही हालत अब इस समय 2021 में भारत की हो रही है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय जो 2020 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है 86th है, और फर्स्ट पोजीशन पे यानी सबसे अच्छा काम जिन्होंने किया है वो न्यूजीलैंड है। इन्होंने कोरोना वायरस 2020 में बहुत ही 2020 में जो कोरोना वायरस आया था, जो चाइना का कोरोना वायरस था, वो कोई दूसरा स्ट्रेन नहीं आया था, वो चाइनीज स्ट्रेन था, वो सबसे वीक था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था वो वायरस। अभी जो वायरस आया है वो यूके स्ट्रेन वाला वायरस है, यानी ब्रिटेन का स्ट्रेन आया हुआ है, जो कि डबल म्यूटेंट वाला है और काफ़ी तगड़ा है।
जिसका इफ़ेक्ट 7 दिन के अंदर देखने को मिलता है। और जो चाइना वाला आया था वो थोड़ा वीक था, उसमें भारत में ज़्यादा लोग इन्फेक्ट नहीं हुए थे, ज़्यादा डेथ रेट भी नहीं था। लेकिन इस बार डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 7 दिन के अंदर इसके सिम्टम पता चलते हैं, जबकि चाइनीज़ वाला जो कोरोना वायरस था उससे 14 दिन में पता चलते थे सिम्टम, लेकिन इसमें 7 दिन के अंदर पता चलते हैं। और 7 दिन में बहुत ही क्रूशियल होता है अगर आपने फर्स्ट डे से प्रिकॉशन नहीं लिया तो। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए था जो आपको मैंने बताया। फर्स्ट पोजीशन पे अच्छा काम करने वाला जो कंट्री था वो न्यूजीलैंड था, इस बात का ध्यान रहे। और जो सबसे ख़राब कंडीशन थी, यानी 98 पोजीशन पे जो कंट्री आई थी, उसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील की हालत काफ़ी ख़राब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स विच इज़ पब्लिश्ड इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? क्या इस पहले तो मैं ये बता दूं कि एशिया पैसिफिक का मतलब क्या होता है। एशिया पैसिफिक का मतलब होता है कि जो पैसिफिक ओशन है उसका जो वेस्टर्न पार्ट होता है, यानी वेस्टर्न पार्ट पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, टोटल 13 कंट्रीज़ हैं। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के वेस्टर्न पार्ट पे टोटल 13 कंट्रीज़ हैं। उन 13 में से 11 कंट्रीज़ को लेकर द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है, उसने लेकर स्टडी की थी। और उसने पाया कि जो व्यक्तिगत यानी हेल्थ है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पर किस देश ने कितना अच्छा काम किया है, उस पर उन्होंने एक रैंकिंग बनाई है। तो उसमें पूछ रहा है भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन है ए 9th, ऑप्शन बी 10th, ऑप्शन सी 11th, ऑप्शन डी 12th। तो गाइस इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 10th। मैंने बता दिया गाइस कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल की प्रोग्रेस कितना है, कौन सी कंट्री ने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया था व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के लिए, उसकी रिपोर्ट ये पब्लिश करती है ये एजेंसी। और इसने 13 में से 11 कंट्रीज़ को लिया था, उसमें भारत की रैंकिंग 10वीं है और सबसे अच्छी पोजीशन पे सिंगापुर है, इस बात का ध्यान रहे। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया, भारत की रैंकिंग कितनी, मतलब क्या है, किस में? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2020 की, जो कि अभी हाल ही में फरवरी 2021 में पब्लिश हुई थी, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका ऑप्शन है ए 50th, ऑप्शन है बी 51st, ऑप्शन है सी 52nd, ऑप्शन है डी 53rd। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 53rd। गैस मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स ये लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों को आज़ादी के मामले में यह इंडेक्स पब्लिश होता है। ठीक है गाइस, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये जो है क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों, यानी जब डेमोक्रेसी की हत्या होती है, कहते हैं ना डेमोक्रेसी का हत्या करने का मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है उसको गिरा देना और नागरिकों को खुली आज़ादी न देना। अगर ऐसा कोई कंट्री करता है जहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों की गिरावट आ रही है, नागरिकों को खुली आज़ादी नहीं मिल रही है, वो रैंकिंग में बहुत पीछे निकल जाता है, बहुत पीछे चला जाता है, उसकी रैंकिंग बहुत ख़राब हो जाती है। तो जैसे नागरिकों को आज़ादी देने का मामला, जैसे अभी हाल ही में 2020 में जैसे CAA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NPR आया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC आया था, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ द सिटीजन्स, जो कि आसाम में था NRC। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें आई थी जिसमें ये बातें हो रही थी कि नागरिकों को अपनी खुद की आज़ादी फील नहीं होती है कि वो आज़ाद हैं किसी भी चीज़ को बोलने के लिए। तो ऐसे जगह पे लोकतंत्र की हत्या जैसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए भारत की रैंकिंग जो है फिसल गई थी, मतलब लुढ़क गई थी। अब आपको बताना है वो रैंकिंग कौन सी थी, तो वो रैंकिंग थी डी 53rd थी। ठीक है गाइज, ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो प्रिपेयर्ड की जाती है वो 5 कैटेगरी पे बेस्ड होती है। पहला है इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, दूसरा फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कैसा फंक्शन कर रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, और सिविल लिबर्टीज़ कितनी है, इन सभी पे ये बेस्ड होती है। तो इन 5 कैटेगरी को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स तैयार की जाती है। गाइज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डेमोक्रेसी क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, आप जेन्युइन रिप्लाई करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा परसेप्शन ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें देश का जो गवर्नमेंट होता है, यानी देश का जो सरकार होता है,
वो जनता के द्वारा चुना जाए, वही है डेमोक्रेसी। और जनता के द्वारा चुना जा रहा है और जनता के लिए ये इंडेक्स तैयार की जा रही है, तो जनता की अगर वैल्यू नहीं होगी तो यानी वो डेमोक्रेसी की हत्या जैसा शब्द वो फिर कही जाती है। ठीक है गाइज। रिपोर्ट जो पब्लिश करती है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है 167 कंट्रीज में भारत 53rd पे पोजीशन पे है और फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है। इस बात का हमें ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ है मार्च 2021 में। मिलियन प्लस कैटेगरीज में कौन सी सिटी टॉप पे रही? मिलियन प्लस यानी जिसकी आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा हो, ऐसी कैटेगरी में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सी सिटी रही? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, ऑप्शन है बी पुणे, ऑप्शन है सी अहमदाबाद, ऑप्शन है डी शिमला। तो गाइस जिसका सही आंसर है ए बेंगलुरु। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, पहले तो हम ये समझ लेते हैं एज ऑफ लिविंग है क्या। गाइस ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इवेलुएट करता है कि आप कैसी ज़िंदगी जीते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इवेलुएट करता है और जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो जितने भी इनिशिएटिव लाए गए उनके इम्पैक्ट का भी इवेलुएशन ये इंडेक्स करता है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके जो मिनिस्टर हैं इसमें हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया। मिलियन प्लस कैटेगरी में रैंक 1 नंबर पे है बेंगलुरु, जो कि 111 सिटी में पहले पोजीशन पे है बेंगलुरु और दूसरे पोजीशन पे है पुणे। 1 मिलियन से कम कैटेगरीज में शिमला सबसे फर्स्ट रैंक पे है, यानी ऐसी आबादी जहाँ पे ऐसा शहर जहाँ पे आबादी 1 मिलियन से कम हो, ऐसे में सबसे पहले नंबर पे जो रहने लायक सिटी है वो है शिमला और दूसरे नंबर पे है भुवनेश्वर। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु और शिमला, यानी बेंगलुरु मिलियन प्लस कैटेगरी में और शिमला जो है लेस देन मिलियन कैटेगरी में सबसे बेहतर सिटी है रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 11वां QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिलीज हुआ है। भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में बेस्ट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में अपनी जगह बना पाई है? टॉप 100 में तो इसका ऑप्शन है ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन है बी ISC बेंगलोर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT मद्रास। इसका जो सही आंसर है गाइज, इस क्वेश्चन में जो इसका सही आंसर है, वैसे आप देखना चाहेंगे कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पूछा गया है। तो गाइज मैं बता दूं कि इसमें से जो सही आंसर होना चाहिए, इसमें से कोई आप आंसर सही नहीं है। आप इसमें मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये से हटा दीजिए, इसमें नन ऑफ देम कर दीजिएगा, नन ऑफ देम। ठीक है गाइज, तो इसका सही आंसर है डी नन ऑफ देम। गाइज मैं आपको बता दूं कि टॉप 100 में कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी जगह नहीं बना पाई है। टॉप 200 में 3 यूनिवर्सिटीज ने, भारत की 3 यूनिवर्सिटी जो है अपनी जगह बना पाई है। जैसे 172वें पोजीशन पे IIT बॉम्बे है, 185वें पोजीशन पे ISC बेंगलोर है और 193वें पोजीशन पे IIT दिल्ली है। तो ये 3 ही इंस्टीट्यूट जो है अपनी जगह बना पाई है 200 में, टॉप 200 में। ठीक है, ये रिपोर्ट जो पब्लिश करती है वो क्वेरेली साइमंड्स लिमिटेड, जैसे आपने देख रहे हैं ना 11th QS का मतलब है क्वेरेली साइमंड्स, इसका मतलब है यही एक एजेंसी है जो इस रिपोर्ट की पब्लिश करती है, रिपोर्ट को पब्लिश करती है। पहले रैंक पे MIT यूनिवर्सिटी है जो कि US में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है US में है और तीसरे नंबर पे UK की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। गाइज अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी की जगह अगर बेस्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो सब्जेक्ट में भारत की IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में 30वें पोजीशन पे है और IIT बॉम्बे 41वें पोजीशन पे है और IIT खड़गपुर 44वें पोजीशन पे है। किस लिए? मिनरल्स और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जैसे सब्जेक्ट के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी 50वें पोजीशन पे है डेवलपमेंट स्टडीज जैसे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है गाइज, तो ये सब्जेक्ट के क्षेत्र में भी याद रखें और यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में भी याद रखें कि रैंकिंग क्या है भारत की। तो गाइज वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए।